मेरे जवानों, मेरे शेरों, मेरे हीरो जो रियल वॉरियर्स के तौर पे और रियल हीरोज के रूप में मैं आपको देखता हूं, ये बात कहना चाहता हूं। मुझे आप एमकेसी आपके लिए लेके आ रहा है अपने यूट्यूब चैनल पे देश में पहली बार सबसे ऑर्गेनाइज्ड, सबसे प्लान्ड मॉडल पेपर, और स्पेशली हर एग्जाम के लिए अलग अलग देंगे बेटा। हम आपको जीडी के लिए भी मॉडल पेपर देंगे, हम आपको क्लर्क के लिए भी देंगे, हम टेक्निकल के लिए भी देंगे और हम नर्सिंग के लिए भी देंगे। सेपरेट हर एग्जाम के लिए मॉडल पेपर्स हम आपके लिए लेके आएंगे, और स्पेशली ये मॉडल पेपर देने का केवल एक उद्देश्य है कि एग्जाम से पहले एग्जाम के रियल फीलिंग से आप रूबरू हो सके। और मैं कहना चाहता हूं देश के सारे आर्मी सोल्जर एंट्री की प्रिपरेशन करने वाले, यार दौड़ तो लाखों रहे हैं बट रिटर्न की सफलता बहुत कम लोगों की है, और रिटर्न की सफलता दिलाने के लिए देश में केवल एक इकलौता ऑर्गेनाइजेशन है, एंड दैट इज मेजर कल्सी क्लासेस। तो मैं कहना चाहता हूं यार दौड़ कहीं से लगा लो, घर से लगा लो, मैदान से लगा लो, कहीं से लगा लो और दौड़ निकाल लो यार। उसके बाद देश में कहीं भटकना नहीं है, बल्कि सबसे विश्वसनीय, सबसे क्रेडिबल एक ही प्लेटफॉर्म पे आप सबको खड़ा होना है, और वो है आपका मेजर कल्सी परिवार। तो बिल्कुल एमकेसी ने शुरू कर दिया है आर्मी सोल्जर एंट्री के लिए स्पेशल ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम। 1 जुलाई से बिल्कुल वेल अप टू डेट हम चल रहे हैं बेटा, बिल्कुल चीप एंड बेस्ट पैटर्न पे आपको क्लासेस दे रहे हैं। बेहतरीन मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि एमकेसी पब्लिकेशन के माध्यम से अप टू द मार्क सोल्जर एंट्री के लिए मटेरियल हमने बना रखा है, जहां आपके अर्थमेटिक, जहां आपके रीजनिंग, जहां आपकी जीके, जहां आपके साइंस, हर सेगमेंट के, और क्लर्क वाले स्पेशली आपके लिए इंग्लिश की बुक हमने डिजाइन कर रखी है केवल एक उद्देश्य से बेटा, कि आपको मटेरियल को लेकर चिंता करने की आवश्यकता ना पड़े, और वो सटीक क्वेश्चन आप पाएं जो आपके एग्जाम में आपकी सफलता का बिल्कुल सबसे अहम कारण बने। तो बिल्कुल जुड़िए हमारे ऑनलाइन, ऑफलाइन और हमारे पब्लिकेशन के माध्यम से, जो आपको देगा एक बेहतर मौका। तो बिल्कुल नए जोश, नए जज्बे के साथ लग जाओ। हम बैक टू बैक आपके लिए मॉडल पेपर देंगे, और इन मॉडल पेपर्स का लास्ट टाइम बिल्कुल प्रिपरेशन करके अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करें। थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं आपका मॉडल पेपर। हेलो माय डियर स्टूडेंट, सबको जय हिंद। वेलकम टू एमकेसी ऑनलाइन क्लासेज। हम लोग आर्मी टेक्निकल के मॉडल पेपर के बारे में देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आने का एक्सपेक्टेशन है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि ये कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, और इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आए ना आए भी तो बात होती है। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है कि मे भी आ सकता है, मे भी नहीं भी आ सकता है, बट इस टाइप के क्वेश्चन बनने की ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सपेक्टेशन होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को रखा गया है। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गाया गया? यानी ये द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज sung फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आपका दिया हुआ है 12वें अधिवेशन में कलकत्ता में, या इन 12th ये सेशन ऑफ कांग्रेस इन कोलकाता 1896। दूसरा दिया हुआ है ये आपको ये 13th यानी 13वें अधिवेशन 1887 में, यानी 13th ये सेशन में 97 में। 11वें अधिवेशन में पूना में ये आपको 1895 में, यानी आपको 11th ये सेशन ऑफ कांग्रेस पूना ये 1895 में, और 6ठे अधिवेशन में कोलकाता में, यानी आपको 6th सेशन ऑफ कांग्रेस इन कलकत्ता 1890 में। तो ये आप भी जानते हैं या सुने भी होंगे कि ये हमारा नेशनल एंथम ये सॉन्ग है, और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम के रचयिता ये बंकिम चंद्र चटर्जी थे, और उनकी किताब आनंद मठ से इसे लिया गया था। और आनंद मठ का जो कथानक है वह कथानक आपको सन्यासी विद्रोह से, रिवोल्ट से लिया गया है। तो इसमें वंदे मातरम को इसमें जिस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था वह था 12वां अधिवेशन 1896, ये कोलकाता में गाया गया था, और आपको इसमें पहली बार गाया गया, इसका बड़ा इम्पोर्टेंस है। और लास्ट में इसी को विशेष रूप से जब 24 जनवरी 1950 में ये अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो इसमें एज ए नेशनल सॉन्ग के रूप में इसे इंडिया गवर्नमेंट ने, यानी हमारे संविधान सभा ने इसे अडॉप्ट कर लिया। तो आपका आंसर होगा पहला, यानी 12वें, यानी आपको अधिवेशन कोलकाता में। सेकंड क्वेश्चन है, टी मापक स्केल पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड ऑन टी स्केल?
यानी आपको दिया हुआ है भूकंपीय तरंगे यानी सिस्मिक वेव्स, पवनों की गति, विंड स्पीड, चक्रवातों की शक्ति, पावर ऑफ साइक्लोन और ज्वालामुखी उद्गार से उत्पन्न भूगर्भीय हलचल यानी ज्योग्राफिकल, ये जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस ओरिजिनेटेड बाय वोल्केनिक इरप्शन। तो इसमें आपको सिस्मोग्राफी से ये मापा जाता है यानी भूकंप की ये पौने यानी तरंगे, और विशेष रूप से चक्रवातों के लिए ये चक्रवातों की यानी साइक्लोन की ये पावर को यानी पावर ऑफ साइक्लोन की ये शक्ति को मापन के लिए ये टी स्केल का प्रयोग किया जाता है और इससे सटीक जानकारी मिलती है कि वास्तव में साइक्लोन का चक्रवात की शक्ति कितनी है, पावर कितनी है। तो आपका आंसर होगा इसमें सी यानी चक्रवातों की शक्ति यानी पावर ऑफ साइक्लोन। इसमें थर्ड क्वेश्चन आप देखें तो थर्ड क्वेश्चन आता है कि तेल निर्यात करने वाले देशों ने एक व्यापारिक संस्था बनाई थी जो जानी जाती है, यानी आपको द ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैव मेड ए कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन विच इज नोन एज, ये ओपाक कोई है नहीं, ओपेक, इफ्ता, यानी ये आपको कमेकॉन, यानी आपका इसमें आंसर जो दिखाई देता है वह है आपका ओपेक, यानी इसका फुल फॉर्म होता है ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, यानी जो तेल उत्पादक ये देशों का यानी निर्यात करने वाले देशों का ये संगठन है, जैसा कि आपको उसमें बताया भी गया है, वह है आपका ओपेक। ऑस्कर पुरस्कार किससे संबंधित है? फोर्थ क्वेश्चन, यानी ऑस्कर प्राइज इज रिलेटेड टू साहित्य यानी लिटरेचर, फिल्म, विज्ञान, साइंस और संगीत यानी म्यूजिक। तो ऑस्कर अवार्ड आप भी जानते हो कि ये दिया जाता है विशेष रूप से फिल्म इंडस्ट्री में, और ये ऑस्कर अवार्ड फिल्म से रिलेटेड है, फिल्म में ही अच्छे अचीवमेंट के लिए इसको दिया जाता है, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे महत्वपूर्ण ये फिल्म इंडस्ट्री यानी फिल्म अवार्ड माना जाता है। और इसके माध्यम से ये दर्शाया जाता है कि किस क्षेत्र में, चाहे वह म्यूजिक के क्षेत्र में हो, चाहे वह ये आपको एक्टिंग के क्षेत्र में हो, चाहे डायरेक्शन के क्षेत्र में हो, ये आपको दिए जाते हैं। साहित्य से रिलेटेड बहुत सारे अवार्ड है, चाहे नोबेल अवार्ड ले लो, ये विज्ञान से रिलेटेड भी है, बहुत सारे अवार्ड है, चाहे वह आपको विशेष रूप से इंडिया में कलिंग अवार्ड हो, या फिर संगीत से रिलेटेड भी आपको बहुत सारे अवार्ड हैं। जैसे वर्ल्ड स्तर पर देखा जाए तो ग्रैमी अवार्ड के रूप में संगीत को लिया जाता है। तो इस तरह से आपका इसमें आंसर होगा बी। लास्ट क्वेश्चन देखें और वह है 1 किलोबाइट बराबर होता है, देखो 1 किलोबाइट बराबर ये 1024 बाइट होता है, यानी 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट, यानी एक तरह से इसको किलोबाइट में जब किया जाता है तो बाइट को यानी आपको 1024 बाइट को 1 किलोवाट के ये से आपको ये इक्विवेलेंट माना जाता है। जैसे आपको सिंपल ये ग्राम की बात होती है उस तरह के नहीं लिया जाता है कि 1000 ग्राम को 1 किलोग्राम कहा जाता है। यहाँ एक कंप्यूटर से रिलेटेड है और इसमें आपको बाइट और बीट में ये प्रयोग किया जाता है। तो एक तरह से 1 किलोवाट जो होता है वह आपको ये 1024 वाट के बराबर होता है, जो आपका आंसर है। तो थैंक यू वेरी मच। अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कलसी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कलसी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर।
हेलो बच्चों, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एमकेसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे मॉडल पेपर की, और इस मॉडल पेपर में सारे क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हैं। यदि आपने अच्छे से सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली तो आप एग्जाम में बहुत बेहतर कर पाएंगे। तो बच्चों, बिना देर किए हुए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जैसा कि आप सभी पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा। मतलब बच्चों, यहाँ पर एक विकास एक पर्सन है, और ये जो है एक फोटो की ओर संकेत करते हुए कह रहा है, एक फोटो है, इस फोटो की ओर संकेत करते हुए विकास कह रहा है, वह यानी जो फोटो है वह मेरे दादा यानी विकास के दादा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, मेरे दादा का इकलौता पुत्र, मेरे दादा का इकलौता पुत्र कौन होगा? मेरा पिता होगा। मेरे दादा का इकलौता पुत्र कौन होगा बच्चों? मेरा पिता होगा। की पुत्री है, मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है, यानी मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो बच्चों, ए मेरा पिता हुआ, और अगर ए इसकी पुत्री है तो इसका भी पिता यही पर्सन हुआ। तो ए दोनों के पिता हो गए, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए बच्चों? भाई बहन हो गए। बिकॉज फोटो क्या है? ए फीमेल है। यहाँ पर कह रहा है कि जो फोटो वाली महिला है वो क्या है? पुत्री है। अगर वो पुत्री है बच्चों तो ए विकास की बहन हो जाएगी, और ऐसा किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। चलते हैं अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। इस क्वेश्चन को हम लोग हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग का, जो कि ऑर्डर सीक्वेंस से है, और आप सभी को पता होना चाहिए ऑर्डर सीक्वेंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनके क्वेश्चंस भी लगभग एग्जाम में आते हैं, और इनको बहुत कम टाइम में आप अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। कैसे? गौरव अपनी कक्षा में परीक्षा परिणाम में मेरिट से ऊपर से 9वां स्थान है। प्यारे बच्चों, एक इसमें क्या होता है? ऊपर का प्लेस होता है और एक नीचे से होता है। तो गौरव का जो प्लेस है बच्चों ऊपर से 9वां है। यदि गौरव ऊपर से 9वां है तो कहने का मतलब है, यदि गौरव ऊपर से 9वां है तो कहने का मतलब है बच्चों, गौरव के ऊपर कितने लोग बैठे हैं? 8 लोग हैं। गौरव के ऊपर 8 लोग हैं, और गौरव का प्लेस 9वां हो गया। अगर इनके ऊपर 8 लोग हैं तो गौरव क्या हो गए? 9वें स्थान पे हो गए, और नीचे से इनका स्थान 38वां है। यानी गौरव के नीचे जो लोग बैठे हैं उनकी संख्या है 37। उनकी संख्या कितनी है? 37। अगर हम गौरव पे जाएंगे तो गौरव को लेके कितना हो जाएगा? 38। अब हमसे पूछ रहा है कि कक्षा में कुल कितने लोग हैं, तो कक्षा में कुल कितने लोग हैं बच्चों? टोटल हमें काउंट कर लेना है। 37, 8 और प्लस 1 गौरव। अगर आप काउंट करेंगे तो 8 8 16 हो जाएगा, 46 हो जाएगा। लेकिन बच्चों, क्या एग्जाम में हमें इस क्वेश्चन को ऐसे करना है? नहीं। इस क्वेश्चन को आप और भी आसान तरीके से कर सकते हैं। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो यहाँ आप देख रहे हैं गौरव कॉमन हो गया। गौरव की संख्या ऊपर से भी काउंट हो रही है और नीचे से भी काउंट हो रही है। इस सवाल का दूसरा मेथड, गौरव की संख्या ऊपर से भी काउंट हो रही है, नीचे से भी काउंट हो रही है, तो गौरव की संख्या 2 बार काउंट हो गई। तो इसलिए बच्चों हमें दोनों को जोड़ देना है और एक माइनस कर देना है, यानी 38 प्लस 9 करेंगे तो यहाँ 47 हो जाएगा, और एक इसमें माइनस कर देना है, 46 हो जाएगा। एक माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि गौरव को आपने ऊपर से भी काउंट किया था और नीचे से भी काउंट किया था, इसलिए बच्चों हमें एक हटा देना है, और इस क्वेश्चन का ये बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा, और बहुत कम समय में इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। अभी चलते हैं बच्चों 3rd नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि हम लोग का फाइंडिंग मिसिंग टर्म से है। और ये आप सभी को पता है कि ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं बहुत सारे बच्चे इन क्वेश्चनों में डर जाते हैं, और ऐसा होता है बच्चों कि कभी कभी इनका लॉजिक ही नहीं पकड़ में आता कि लॉजिक क्या लग रहा है। लेकिन आपको बता दें, यदि आप नंबर आपके सिमिलर दिख रहे हैं तो ज़्यादातर गेम प्लस का होता है। नंबर में डिफरेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब वहाँ पर मल्टीप्लाई या गुणा भाग स्क्वायर कुछ भी होता रहता है। अगर इस सवाल की बात करेंगे बच्चों तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 13 है, 16 है, 27 है। तो बच्चों हम सभी को पता है अगर हम 13 प्लस 16 ऐड करेंगे तो 29 आएगा, और इसमें से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 27 आ जाएगा, अगला वैल्यू आ जाएगा। वैसे ही बच्चों अगर 23 और 16 को हम प्लस करेंगे, 23 प्लस 16 करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का 39 आ जाएगा, 2 माइनस करेंगे 37 आ जाएगा। ओके बच्चों, तो सिमिलरली बच्चों अगर हम आगे बात करें, यहाँ 45 है, अगर यहाँ 91 है तो इसका मतलब दोनों को ऐड करने पे 93 आना चाहिए, क्योंकि जब आप 93 में से 2 माइनस करेंगे तब आपका 91 आएगा। तो अब 93 करने के लिए बच्चों यहाँ पर हमें 48 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 45 90 होता है, 3 और प्लस कर देंगे तो 93 हो जाएगा, इसलिए 48 लिख दिया। अब इनको अगर हम ऐड करेंगे तो 93 आएगा, और जिसमें से 2 माइनस करेंगे तो 91 आएगा, इसलिए बच्चों हम लोग का आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन हो गया। तो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और जब आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें बेहतर होने लगेंगी, और ये डन है कि आप बहुत बेहतर कर पाएंगे अपने एग्जाम में।
अभी बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है जिसे हम लोग को करना है। यहाँ पर हमें बैट का कोड दिया गया है, DCV मैन का पूछा गया है। तो देखिए बच्चों, बैट का हमें दिया गया है BAT का DCV। अब यहाँ बच्चों इसका प्लेस वैल्यू 2 होता है, इसका 1 होता है, इसका 20 होता है। इसकी बात करेंगे तो 4 होता है, इसका 3 होता है, इसका 22 होता है। तो बच्चों साफ साफ दिख रहा है, 2 से 4 हुआ तो 2 प्लस हुआ, 1 से 3 हुआ तो 2 प्लस हुआ, 20 से 22 हुआ तो 2 प्लस हुआ। यानी क्या हो रहा है बच्चों, सब में +2 हो रहा है। सिमिलरली हमें यहाँ भी वही वर्क कर देना है। m का प्लेस वैल्यू 13 होता है, 2 प्लस करेंगे 15 आएगा, 15 दैट मीन्स O हो जाएगा। a का प्लेस वैल्यू 1 होता है, 1 में 2 प्लस करेंगे 3 हो जाएगा, दैट मीन्स C हो जाएगा बच्चों। और n में बच्चों +2 करेंगे, n का प्लेस वैल्यू 14 होता है, 14 में 2 प्लस करेंगे 16, दैट मीन्स P हो जाएगा। OCP यानी हमारा A ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों हमारा एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों रीजनिंग का इस मॉडल पेपर में। देखो एक क्वेश्चन डायरेक्शन का है, और आप सभी को बता दें बच्चों डायरेक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनके क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में आते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे इजी वे में सॉल्व करेंगे देखते हैं बच्चों। अब यहाँ पर कह रहा है कि तरुण पूर्व की ओर जा रहा है। ठीक है, हम सभी को पता है दिशाओं के बारे में कि ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है। प्यारे बच्चों, ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है। तो तरुण किधर जा रहा है बच्चों, पूर्व की तरफ जा रहा है। तरुण पूर्व की तरफ जा रहा है, ठीक है। यदि वह उत्तर की ओर जाता है तो किस दिशा में नहीं जाना चाहिए। यदि वह उत्तर की ओर जाना चाहता है तो किस डायरेक्शन में उसे नहीं जाना चाहिए, हमें ये बताना है। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों, 3 ऑप्शन ऐसे होंगे, अगर हम उन दिशाओं में ले जाएंगे तो वो व्यक्ति उत्तर की ओर चला जाएगा, लेकिन उत्तर की ओर नहीं जाना चाहिए, ऐसा ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। अगर बच्चों हम देखेंगे पहला ऑप्शन दाएं दाएं बाएं दाएं दाएं, तो हम सभी को पता है बच्चों अगर हम राइट मुड़ेंगे तो नीचे आएंगे, क्योंकि घड़ी की जो सुई की दिशा होती है वो हमेशा राइट होती है, क्लॉकवाइज। ये राइट हो गया। अगेन आप दाएं जाएंगे बच्चों, फिर ये दायां हो जाएगा। फिर आप बाएं जाएंगे तो बायां नीचे हो जाएगा। अगेन दाएं जाएंगे तो दायां बच्चों इधर हो जाएगा, और फिर दाएं जाएंगे तो उत्तर चले जाएंगे। यानी कहने का मतलब हमारा पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगर आप सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे तो सेकंड में भी यही है बच्चों। इधर आप गए सबसे पहले पूर्व की तरफ, फिर आप दाएं मुड़े, और फिर आप दाएं मुड़े, फिर आप बच्चों बाएं मुड़ेंगे तो नीचे आएंगे, अगेन बाएं मुड़ेंगे तो इस साइड जाएंगे, और फिर बाएं मुड़ेंगे तो फिर उत्तर साइड में चले जाएंगे। यानी ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। वैसे ही बच्चों अगर हम सी ऑप्शन देखेंगे, पूर्व दिशा में जाएंगे, पहले दाएं आएंगे, अगेन दाएं आएंगे, फिर दाएं जाएंगे, तो ए भी हमारा उत्तर दिशा में चला जाएगा। जो लास्ट बचेगा बच्चों वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब सबसे पहले हमें जाना है पूर्व की तरफ, फिर दाएं की तरफ, फिर बाएं, और फिर बच्चों दाएं, और फिर बाएं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आप उत्तर दिशा में नहीं जा रहे हैं, अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। शुरू के 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हमें जो है चेक करना होगा। ओके बच्चों, तो आज के इस मॉडल पेपर को यहीं पर फिनिश करते हैं। रीजनिंग का ये सेशन खत्म होता है। तो बच्चों अगर आपने अच्छे से मॉडल पेपर की प्रैक्टिस कर ली तो आप बहुत बेहतर कर पाएंगे अपने एग्जाम में। आप सभी बच्चों को जय हिंद। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर। जय हिंद एवरीवन, आप सभी का मेजर कलसी क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं विजय मौर्य आपके लिए लेके आया हूँ आपके एग्जाम के बिल्कुल पैटर्न पर बेस मॉडल पेपर, जिस मॉडल पेपर में बेटा जो भी क्वेश्चंस इन्वॉल्व हैं, उसके जो भी कॉन्सेप्ट हैं, वो आपके अपकमिंग एग्जाम बेटा 100% सहायक सिद्ध होंगे। तो चलिए हम लोग अपने मॉडल पेपर की तरफ चलते हैं। आपका मॉडल पेपर का ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है। पहले क्वेश्चन में लिखा है आपके सामने क्या कि मोहन एक नौकर इस शर्त पर रखा कि वह उसे 200 रुपये देगा और नौकरी की सॉरी बेटा,
वह उसे 200 रुपये देगा और नौकरी के 10 दिन पश्चात कपड़े का एक सेट देगा। क्या देगा? कपड़े का एक सेट देगा। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं अगर यहीं से बेटा, अगर इस क्वेश्चन को अगर आप यहीं से मानते हो तो मान लीजिए कि जो कपड़ा है बेटा, क्या है, जो कपड़े का मूल्य है, अगर कपड़े का जो प्राइस होगा बेटा उसको अगर आप x मान लेते हो, क्या मान लेते हो? x मान लेते हो। तो जरा देखिए क्या कहता है कि 10 दिन पश्चात कपड़े का एक सेट देगा। इसका मतलब क्या हो बेटा, अगर देखो 10 दिन काम करने के बाद उसे 200 रुपये भी मिलेगा। कितना मिलेगा? 200 रुपये। और इसका मतलब है कि एक दिन का अगर चार्ज की बात करते हो, एक दिन उसके हिस्से की बात करते हो तो आपको 20 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा? 20 रुपये। अब बात समझना बेटा, फिर क्या कहता है 5 दिन पश्चात, अगर 5 दिन पश्चात की बात करते हो तो 5 दिन की कास्टिंग कितना आ जाएगी बेटा? ये आ जाएगी 100 रुपीज़। 5 दिन की कास्टिंग कितनी आ जाएगी? 100 रुपीज़। ये बात समझ गए। अब आप समझना बेटा कंडीशन क्या है। कंडीशन में उसने एक चीज़ ये लिखा है कि नगद और कपड़े के लिए उसके मजदूरी के अनुपात में, मजदूरी के अनुपात का मतलब समझ रहे हैं कि अगर 5-10 दिन के बाद उसे एक कपड़ा भी मिलता था तो 5 दिन का मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा उसे आधे कपड़े मिलेंगे। आधे कपड़े मिलने का मतलब क्या हो गया बेटा? x/2 हो गया। कहने का मतलब क्या हो बेटा, 5 दिन का उसे जो रुपये मिलना चाहिए था 100 मिलना चाहिए था और x/2 उसके कपड़े मिलने चाहिए थे। ये उसका कॉन्सेप्ट हुआ। लेकिन उसने दिया क्या बेटा? उसने दिया उसको क्या? 20 रुपये दिया। ये आपका 20 रुपये हुआ। साथ ही क्या दिया बेटा? 20 रुपये उसने दिया और कपड़े के लिए उसकी मजदूरी के अनुपात में उसका भुगतान भी किया। यानी कहने का मतलब क्या है बेटा, जरा देखिए यहाँ से अगर आप क्वेश्चन को आगे लेके जाते हैं तो फिर देखिए क्लियर करिए कि बेटा यही थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत होती है कि 10 दिन के पश्चात कपड़े का सेट दिया। नौकर ने 5 दिन पश्चात काम कर दिया। मोहन ने उसे 20 रुपये दिया और कपड़े के लिए उसकी मजदूरी के अनुपात में, उसकी मजदूरी के अनुपात में भुगतान किया। तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा? वो x हो गया। कितना हो गया? x हो गया। जरा आप इसको इधर ले आओ बेटा, कितना हो गया? 100 माइनस करोगे बेटा तो कितना हो गया? 20 हो गया। इसको उस साइड ले जाओगे तो बेटा x माइनस x/2 हो गया। यहाँ से बेटा आपको x/2 हो गया। ये कितना हो गया बेटा? 80 रुपीज़ हो गया। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कपड़े के सेट का मूल्य क्या होगा, और कपड़े के सेट के मूल्य को आपने बेटा x माना था तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 80 × 2 रुपीज़, 160 रुपीज़। ये आपका आंसर होगा बेटा। इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी क्या हो गया बेटा? सही हो गया। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन जब आप देखते हैं बेटा तो ये भी देखो सर्ट्स एंड इंडिसेस बेटा, वर्गमूल और घनमूल से रिलेटेड चैप्टर है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन की आप बात करते हैं तो आपके पास दिया क्या है? आपके पास बेटा √2 की वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है? √2 की वैल्यू गिवन है और इस क्वांटिटी की मान आपसे पूछे जा रहे हैं। क्या पूछे जा रहा है बेटा? इस क्वांटिटी का मान, यानी कि इसका मान पूछ रहा है बेटा। देखिएगा आपके पास पूछ रहा है बेटा √2 - 1 √2 + 1। ये आपसे पूछ रहा है। ये बात आप समझ रहे हैं? इसी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो पहला काम क्या करेंगे बेटा? पहला वर्क यह है कि ये जो डिनोमिनेटर में है इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं। यानी इसका बेटा हम क्या करते हैं? परमेयीकरण करते हैं। क्या करते हैं बेटा? परमेयीकरण करते हैं। किसका परमेयीकरण? जो हर में दिया है, यानी जो डिनोमिनेटर में गिवन है। परमेयीकरण करने के लिए जानते हैं क्या करते हैं? जो हर में लिखा है बेटा उसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई करते हैं। यानी किससे करते हैं? संयुग्मी से। तो आप ये भी जान लो बेटा √2 + 1 आपके हर में दिया हुआ है ना, इसका जब आप कॉन्जुगेट निकालोगे, कॉन्जुगेट का मतलब समझ रहे हैं बेटा? कॉन्जुगेट का मतलब संयुग्मी जो होगा वो होगा बेटा √2 - 1 हो जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ बेटा? इसमें आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √2 - 1 से आप क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। √2 - 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा तो क्या मिल जाएगा? देखिए न्यूमरेटर में आपका हो जाएगा बेटा √2 - 1 का होल स्क्वायर
अपान ये देखो बेटा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का मतलब जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए माइनस बी स्क्वायर होने का मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ से देखिए आपके पास ए की वैल्यू √2 होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर 2 - 1 दैट इज 1, क्या हो जाएगा बेटा 1। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी बेटा 1 आ जाएगी। अब ये टोटल का स्क्वायर बेटा, इस पर स्क्वायर रूट भी लगा है, इसका मतलब क्या हो गया जानते हैं, इसका मतलब है √2 - 1, और √2 की वैल्यू आप अगर यहाँ पर रख दोगे 1.4142 - 1, इट्स बिकम्स नाउ 0.4142, यही बेटा आपका आंसर हो जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन सी इज राइट। क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन की चलते हैं बेटा, हम हमारे मॉडल पेपर का जो अगला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है बेटा, ये क्वेश्चन अपने आप में बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको बहुत ही कंसंट्रेट और फोकस होकर समझना चाहिए, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अधिकांशतः आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आपको इस क्वेश्चन को समझाने से पहले बेटा पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझाएंगे, जो जिसकी हेल्प से आप इसको आसानी से समझ पाओगे। ठीक है, मान लेते हैं बेटा दो संख्याएं हम ले लेते हैं। ठीक है, चलिए एक संख्या हमने ले लिया बेटा 5 ले लिया, ठीक है, और एक संख्या हमने ले लिया मान लीजिए 32, क्या ले लिया बेटा हमने 32 ले लिया। और इस केस में चलो बेटा इसका नहीं, एक छोटा सा दूसरा एग्जांपल लेते हैं। छोटा सा दूसरा एग्जांपल लेने का मतलब समझिएगा, 4 अगर हमने ले लिया, ठीक है 4 ले लिया, और मान लीजिए आपने 9 ले लिया बेटा। ठीक, अब इस 4 और 9 का अगर हम आपसे कहते या CF निकालने के लिए तो आप क्या करते, आप पहला काम क्या करते हैं बेटा, यहाँ देखते हैं कि 9 > 4 है, तो इसका मतलब 9 को 4 से आप डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं बेटा 9 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 × 2 = 8 होता है, ये आप लिख देते हैं। तो यहाँ रिमाइंडर क्या मिल जाएगा बेटा 1 मिल जाएगा। क्या मिल गया बेटा 1, और 1 मिलने के बाद इस 1 से बेटा इस डिवाइजर को आप भाग देते हैं, 1 4 × 4 हो जाएगा। यहाँ पर आपको रिमाइंडर क्या मिल जाता है बेटा 0 मिल जाता। अब आप बात समझना, क्या समझोगे बेटा, यहाँ पर देखो 1 और 4 का एक पेयर बना, 1 और 4 का जो पेयर बना इसका भी अगर आप SCF निकालते हैं तो इसकी वैल्यू होती है बेटा 1, क्या होती है 1। और अब आप यहाँ से बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या था बेटा, यहाँ पर ये 4 और 9 ये था ना, अगर इसका SCF आप निकालते हैं तो क्या मिलता है बेटा, इसका भी 1 मिलता है। अब आप बात समझना, अब बेटा हम इसकी बात करते हैं कि ये 4 कैसे मिलेगा। यहाँ देखो 1 × 4 करते हैं बेटा 4 आता है, यहाँ पर लास्ट में क्या मिलता है 0 मिलता है, ये 4 आ गया, ये बात समझ गए। और यहाँ पर जिस संख्या 4 में आप डिवाइड करते हैं वही यहाँ पर डिवाइजर होता है, यानी भाजक होता है। और इस भाजक में बेटा जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो रिमाइंडर आता है जोड़ देते हैं, तो यही आपकी क्या मिल जाती है, संख्या मिल जाती है, यानी यही 4 और 9 मिल जाता है। इसी कॉन्सेप्ट का बेटा यूज हम इस क्वेश्चन में करते हैं। चलिए बात समझिएगा, बात क्या समझना बेटा, देखो ये हम डिवीजन मेथड का यूज करने जा रहे हैं बेटा। 3 बार 3 आपको क्या मिला है, संख्याएं मिली हैं। कहने का मतलब क्या मिला बेटा, देखो यहाँ पर 2 मिला, यहाँ पर 4 मिला और ये 2 मिला, और लास्ट जो डिवाइजर है, अंतिम जो भाजक है बेटा वो क्या है 41 है, यहाँ पर 41 आ गया। ये बात आप समझ गए होंगे। अब आपका क्लियर बेटा कि यहाँ पर रिमाइंडर जब 0 हो जाता है तभी ये SCF मिलता है। और इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अगर संख्या आपको फाइंड करनी है तो इसका मतलब क्या हुआ, 41 × 2 करोगे बेटा तुम्हें क्या मिल जाएगा 82 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा 82, यही आपका क्या हो गया 82 हो गया। ये बात समझ गए। अब आप जानते हैं कि ये अब क्या हो गया, यहाँ पर जो डिवाइजर है, यहाँ पर जो बेटा ये डिविडेंट है, ये डिविडेंट हो गया, यही डिविडेंट यहाँ पर क्या बनता है, डिवाइजर बनता है बेटा। ये डिविडेंड क्या हो गया, यहाँ पर डिवाइजर हो गया। अब इस डिवाइजर में क्या करेंगे आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बेटा, इस डिवाइजर में 4 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा बेटा, ये 4 दूनी 8 हो गया बेटा, 8 चौक 32 हो गया। ये बात समझ गए। फिर देखो बेटा इसमें 41 आपके पास और है, क्या बेटा ये 41 जब यहाँ पर ऐड कर लेंगे आप,
इसमें 41 जैसे ही ऐड करोगे तो 9 हो गया बेटा, ये 4 2 6 हो गया बेटा, 3 हो गया, 396 हो गया। इट मीन्स क्या हो गया बेटा, ये 396 मिल गया। ये बात समझ गए। अब आप एक बात और पहले समझ लीजिए। समझने का मतलब क्या बेटा, देखो यहाँ पर दो संख्याएं जो आपको मिली 81 82, क्या मिली बेटा, सॉरी 41 और 82 मिली, ठीक है इसका। और यहाँ पर जो दो संख्याएं मिली कौन सी, 82 है बेटा और 369 मिल गई। ये बात क्लियर हो गया। इन दोनों का अगर आप HCF निकालोगे तो भी 41 ही मिलेगा। ये बात समझ गए बेटा। अगली स्टेप की बात हम करते हैं। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये क्या है, ये आपका डिविडेंड हो गया। जो यहाँ पर डिविडेंड है वो यहाँ पर क्या बनेगा, वो डिवाइजर बनेगा बेटा। क्या बनेगा, वो डिवाइजर बनेगा। अब आप क्या करेंगे बेटा, 369 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 369 में बेटा जब 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 2 जा 18 बेटा, 1 हो गया, 6 2 जा 12 प्लस 1 कितना हो गया बेटा, 3 हो गया, और 3 2 जा 6 प्लस 1 7 आ गया। ये बात समझ गए बेटा। अब आप क्या करेंगे, ये आपका बेटा 738 आ गया, इसमें 82 फिर आप जोड़ोगे। क्या करो बेटा, 82 जोड़ देंगे। 8 प्लस 2 क्या हो गया बेटा, 20 हो गया। 8 प्लस 3 क्या हो गया, 11 प्लस 1 2 हो गया बेटा। ये कितना आ गया, 820। यहाँ पर 820 आ गया। अब आप देखो बेटा, यहाँ से फिर हमको दो संख्याएं मिली। क्या मिली, 369 और 820 मिल गई। इसका भी जब HCF निकालोगे बेटा तो क्या मिलेगा तुम्हें, 41 मिलेगा। आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सी संख्या है जिसका HCF 41 है। तो देखते हैं हम लोग बेटा, हमको एक ऑप्शन ये C दिखता है। सी ऑप्शन क्या दे रहा है बेटा, ये करेक्ट है। लेकिन बेटा एग्जाम में याद रखना, अगर इस ऑप्शन की जगह ये पेयर दे देगा तो भी आंसर सही होगा। अगर ये नहीं होगा, ये दोनों ना देकर बेटा अगर ये दे देगा तो भी ये भी आंसर सही हो सकता है। इस बात का ध्यान रखने बेटा, वो एग्जाम में किसी भी तरीके से आपको मूव कर सकता है, यानी ऑप्शन चेंज कर सकता है। ये क्लियर होना चाहिए आपको। आपको इसमें से कुछ भी देगा तो आप आंसर सही कर लेंगे। ठीक समझ गए होंगे। आगे चलते बेटा अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने बेटा, चलिए ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिख रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ का मतलब क्या बेटा, जरा समझना। ये क्या कहना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो पहले बेटा सबसे अंदर की क्वांटिटी जो आपके पास क्या है, वो है बेटा 7 + 4√3। तो जरा हम 7 + 4√3 की बात करते हैं बेटा। तो इसको अगर हम लिखना चाहें, देखो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 और √3 लिख सकते हैं। और ये जो 7 है बेटा, यहाँ से देखो आपको पकड़ना क्या होना है, तो माइंड क्या करना होता है, माइंड करना होता है बेटा कि ये अगर स्क्वायर में है, √ में है, तो ये क्वांटिटी पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। और पूर्ण वर्ग होने में आपको दो चीज माइंड करना होता है बेटा, या तो a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होगी, या फिर a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ से देखो बेटा a × b है ना, अगर 2ab अगर बात करते हैं तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो आइडेंटिटी लगेगी बेटा 2ab हो गई, तो क्या बननी चाहिए, a + b का बनना चाहिए। प्लस का ही क्यों बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है। ठीक है, तो चलिए अब 7 की बात करते हैं। अगर इस 7 की बात करते हो बेटा, तो देखो 7 लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको बेटा 2² + √3 का होल स्क्वायर करना होगा। 2 स्क्वायर का मतलब 4, √3 स्क्वायर का मतलब 3, यानी क्या हो गया 7 हो जाएगा। यानी बेटा देखो क्या मिला, a² + b² की आइडेंटिटी मिल जाएगी। इसको बेटा आप लिखोगे तो इसको लिख सकते हो a + b का होल स्क्वायर। क्या लिख पाएंगे बेटा, a + b का होल स्क्वायर। अब यूं समझना, आपके पास बेटा इसके ऊपर √ लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ बेटा, √ इसका मतलब है आप क्या कर लिए, इसका भी √ कर लिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका भी आप √ कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट है बेटा। यहाँ से अगर आप देखते हो तो तुम्हें a + b मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, a + b मिल जाएगा। अब आप बात करते हैं बेटा हम अगले स्टेप की। यहाँ पर आप समझिएगा, इतनी क्वांटिटी की वैल्यू आपको मिल गई,
इतने की वैल्यू क्या मिल गई, ए प्लस बी मिल गया आपको पास। और ए प्लस बी का मतलब क्या समझ में आया, आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि ये 2 प्लस अंडर रूट 3 मिल गया। क्या मिल गया, ये 2 प्लस अंडर रूट 3 मिल गया। अब आइए आगे चलते हैं। आगे आप देखते हो बेटा तो ब्रैकेट में आपके पास क्या मिलेगा, ये 3 प्लस 8 इन ब्रैकेट बेटा 2 प्लस अंडर रूट 3 मिलेगा। इसको आप अगर और सिंप्लीफाई कर लें तो देखो क्या मिलता है, ये करोगे बेटा तुम्हें मिलेगा 3, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 16 और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये 8 अंडर रूट 3 हो गया। क्या हो गया बेटा, 8 अंडर रूट 3। फिर यहाँ से देखिए, अगर आप यहाँ से आगे देखते हैं तो फिर माइंड करना बेटा, ये 3 को आप अंडर रूट 3 लिख सकते हो, नो डाउट, होल स्क्वायर। ये 4 को 16 को बेटा 4 का होल स्क्वायर, नो डाउट। फिर देखो 8 अंडर रूट 3 को बेटा अगर आप लिखेंगे 2 इंटू 4 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हो। फिर वही फार्मूला, वही कॉन्सेप्ट जो आपने यहाँ देखा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जान रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ बाबू कि इसको आप लिख सकते हो, क्या इसको लिख सकते हो अंडर रूट 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब आप समझना बेटा, इतने की वैल्यू आपने निकाल दी, ये पूरा आपने सॉल्व किया तो आपको मिला बेटा 4 प्लस अंडर रूट 3। क्या मिल जाएगा, 4 प्लस अंडर रूट 3। अब आप फाइनली आप पहुंच गए, फाइनली आपके पास है माइनस अंडर रूट 3 प्लस 4 प्लस अंडर रूट 3 बेटा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये होगा बेटा अंडर रूट 4 जिसकी वैल्यू होती है 2। इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर बेटा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। ठीक है बेटा, चलिए यहाँ पर देखो क्या दिया है बेटा, ये रेशियो और प्रोपोर्शन से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, या आप कह सकते हो परसेंटेज से भी बन सकता है। क्या कह रहा है बेटा, यदि 1 घंटे का y% जो है 1 मिनट 12 सेकेंड है। अब 1 घंटे में आप जानते हो बेटा कितने मिनट होते हैं, ये आप लिख सकते हो 1 घंटे का क्या बेटा y% जो है वो बराबर है 1 मिनट प्लस 12 सेकेंड का, 1 मिनट प्लस 12 सेकेंड का। अब इसकी बात करते हैं बेटा, 1 घंटे का y%, 1 घंटे का y% का मतलब क्या होगा बेटा, 1 घंटे में आपका 60 मिनट और 60 मिनट 1 मिनट बेटा 60 सेकेंड, ये सब सेकेंड हो गया। ठीक है, सेकेंड इंटू वाई बाई आपने 100 कर लिया बेटा इक्वल टू, और यहाँ पर बेटा 1 मिनट में आप 60 सेकेंड लिखेंगे 12 ये क्या हो गया बेटा 72 सेकेंड आ गया बेटा। ये सेकेंड से आपका कैंसिल होगा, और नाउ यू हैव वाई इक्वल टू 72 अप इंटू 100 बाई 60 इंटू 60 हो गया बेटा। ये जीरो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या हो गया बेटा 6 इंटू 6 36 2 जा 72। इट मीन्स नाउ यू हैव y इक्वल टू 2। ये आपका बेटा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो आपके लिए इस एग्जाम में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परसेंटेज से है, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है बेटा। आइए इस क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, एक विक्रेता बेटा एक अम्ब्रेला को, एक छाते को 30 रुपए में बेचकर 20% का लाभ पाता है। यहीं पर बात समझना, क्या करता है बेटा 20% का लाभ पाता है। अब आप जरा सोचो बेटा, इसका मतलब क्या हुआ कि 120% बराबर जो है आपका क्या है, वही बेटा 30 रुपये है। अगर 1% आप निकालोगे तो 30 बेटा 120 कर लोगे, और अगर 100% निकाल दोगे 100% का मतलब क्या हो गया बेटा 30 गुणे 100 बटा 120 आपने कर लिया। क्या कर लिया बेटा 120 कर लिया। ये जीरो कैंसिल हो गया बेटा, ये 3 4 जा हो गया, और ये क्या हो गया बेटा 25। यानी आप समझ गए होंगे। अब 25 क्या हो गया बेटा, उस वस्तु की सीपी हो गई। सीपी कितना हो गया बेटा 25 रुपीज। अब वो क्या कहता है, सेल के दौरान 10% का वो डिस्काउंट देता है। सेल के दौरान 10% का डिस्काउंट का मतलब समझ रहे हो बेटा, जो उसका सेलिंग प्राइस है, जो मार्केट लिस्ट है, एमपी जिसको कहते हो, या लिस्ट प्राइस जिसको कहते हो, प्रिंटेड प्राइस जिसको कहते हो, वही कितना जो उसने 30 रुपये में बेचा। यानी जो डिस्काउंट की बात कर रहा है, आफ्टर डिस्काउंट जो एसपी आएगा बेटा, क्या आएगा आफ्टर डिस्काउंट, यानी बेटा छूट देने के बाद
आफ्टर डिस्काउंट जो उसका एसपी आएगा वो क्या आएगा 30 का बेटा 90% आएगा। क्या आएगा 30 का 90% आएगा। 90% क्यों आएगा बेटा, क्योंकि 10% तो छूट दे ही रखा है वो। ये आपका कैंसिल होता बेटा, कितना आएगा 27 रुपये जाएगा। अब आपसे पूछा है उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्या पूछा बेटा, लाभ प्रतिशत। अब आप समझना, एसपी उसकी बेटा अब 27 रुपीज़ है, सीपी उसका कितना 25 रुपीज़ है, तो प्रॉफिट कितना हो गया बेटा 2 रुपये का। और कितने हुआ बेटा 25 पर, इंटू बेटा आप 100 कर देते हो, यही क्या हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट हो जाता है। यानी ये 4 हो गया बेटा, इक्वल टू 8% का जो होगा क्या होगा उसको प्रॉफिट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपका अगला जो क्वेश्चन है बेटा ये, एक किसी क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की एवरेज आयु बेटा 30 ईयर्स है। कितने बेटा, एवरेज एज 30 ईयर्स है। अगर उसमें कप्तान की आयु भी मिला ली जाती है तो उनका औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो आपसे पूछा गया है कप्तान की आयु क्या है। पहले बेटा इस क्वेश्चन को ऐसे कर लीजिए, 10 टीम में कितने मेंबर थे, टीम में मेंबरों की संख्या थी बेटा 10 और उनकी औसत आयु थी 30, कुल कितनी हो जाएगी बेटा 300 वर्ष। कितनी हो गई 300 वर्ष, एक तरीका। दूसरी बात इसका बेटा देखो, अब मेंबर हो गए 11 और औसत 1 साल बढ़ गया। कितना बढ़ गया बेटा 1 साल बढ़ गया। 11 1 जा 11 ही रहेगा बेटा, ठीक। आपका 1 11 3 जा 33 प्लस 1 34, ये हो गया बेटा। अब यहाँ कप्तान की ये जुड़ी हुई बेटा, ये विदाउट कप्तान है, इसमें से इसको अगर आप माइनस कर देंगे तो 41 ईयर्स आपका क्या हो जाएगा, यही कप्तान की एज हो जाएगी। यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लेकिन इतना भी ना करके बेटा आप ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्या करते हो, जो औसत आयु 30 वर्ष थी, इसमें बेटा देखो 1 साल औसत आयु सभी की बढ़ रही है और कुल कितने लोग हो जा रहे हैं बेटा 10 प्लस 1 हो गए। कितने हो गए 10 प्लस 1 यानी 11 हो गए। 11 लोगों की विथ कैप्टन बेटा अगर आप बात करते हो तो औसत आयु 1 साल बढ़ती है। तो 30 प्लस 11 अगर हम कर दें तो यहीं से बेटा 41 ईयर डायरेक्टली आ जाता है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑप्शन बी आपका राइट होता है। ठीक है बेटा, दोनों मेथड से कैसे भी आप करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर है 9। क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूँ। 2 संख्याओं का अनुपात दिया भाई, 7:9 दिया है, संख्याएं अनुपात है। इसको अगर हम 7x कह देते तो इसको अगर हम, इसका मतलब है 9x कह देंगे। ये बात तो समझ रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, दोनों में 44 जोड़ दिया जाए। यहाँ भी 44 कर दो भाई, यहाँ भी 44 कर लो। तो अब क्या कर रहे हैं, उनका जो अनुपात आएगा वो 11:13 हो जाता है। इसका मतलब समझ रहे हैं 7x प्लस 44 हो गया अपान 9x प्लस 44 हो गया। इसको जब आप करते हैं तो 11/13 हो जाता है। ये आपका क्वेश्चन है बेटा। आगे क्या करेंगे, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो यहाँ बेटा 13 इंटू 7x हो जाएगा प्लस 44 इंटू 13 हो जाएगा। इधर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 9x प्लस बेटा 11 इंटू 44। ये बात आप समझ रहे होंगे। फिर क्या होगा, देखो बेटा ये राइट साइड, इसका आपका लेफ्ट साइड ले आते हैं। इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड ले आएंगे। लेफ्ट साइड ले आएंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे 7:9 का रेशियो है। फिर देखिए अब आप क्या बेटा, ये आपका हो गया 13 इंटू 7x माइनस 13 इंटू 7x माइनस आपको हो जाएगा बेटा 11 इंटू 9x हो गया। ये बात आप समझ रहे हैं बेटा। फिर अगला क्या हो जाएगा बेटा, अगले की अगर मैं बात करता हूँ तो इसको बेटा हम इधर ला के ट्रांसपोज कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा 44 इंटू 13 माइनस 11 इंटू 44, ये हो गया। फिर आगे आइए, आगे अगर आप आते हैं बेटा तो देखिए इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करेंगे अगर आप तो क्या मिल जाएगा। यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से अगर हम लोग चाहते तो बेटा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 2 संख्याएं मान लेते हैं आप, ए भी दिया है और इसका रेशियो दिया है 7:9। अगर हम मान लेते बेटा 7x, ये मान लेते 9x,
ये हो गया। उसने क्या कहा, अगर कहा है 44 इज एडेड टू बोथ, अगर 44 एडेड टू बोथ का मतलब ये भी 44, इसमें भी 44 आपने ऐड कर लिया। इसको किया बेटा तो ये आपका 7x प्लस 44 हो गया, इसको ऐड किया तो 9x प्लस 44 हो गया। अब क्या कहता है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात, यानी बेटा 7x प्लस 44 अपान 9x प्लस 44 इक्वल टू क्या मिल गया, 11 अपान 13 मिल गया बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते बेटा तो 11 से बन जाए 91, 13 सत्ते 91 आप लिखते हैं ना बेटा, 44 इंटू आपने 13 लिख लिया, इसको इधर किया बेटा, ये 99x हुआ प्लस क्या हुआ 44 इंटू 11 मिल गया। ये बात क्लियर। इसको बेटा हम लोग राइट साइड ले चलते हैं तो 99x माइनस 91x हो गया बेटा, और इसको अब आप इधर ले आओगे तो क्या मिलेगा, 44 इंटू 13 माइनस 44 इंटू 11 हो जाएगा बेटा। यहाँ देखो क्या मिला, यहाँ से आपको 8x मिल जाएगा, और जो 8x इक्वल टू मिल जाएगा बेटा, यहाँ से क्या मिलेगा 44 आप कॉमन कर लेंगे, 13 माइनस 11 दैट इज 2 मिल जाएगा, यानी 44 इंटू क्या मिल गया बेटा 2 मिल गया। x इक्वल टू अगर आप बात करते हैं 44 इंटू 2 बाई क्या मिल गया बेटा 8 मिल गया, ये 2 4 जाए, इससे कैंसिल हो बेटा क्या हो गया 11 आ गया। x की वैल्यू जब 11 आ गई, आपसे क्या पूछा गया बेटा, उन संख्याओं का डिफरेंस पूछा गया है। क्या पूछा है, संख्याओं का डिफरेंस पूछा है। संख्याएं क्या थी 7x और 9x, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 2x हो गया, और 2 इंटू 11 हो गया, दैट इज 22। इट्स योर आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 9 आ गया आपके सामने। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक व्यक्ति है किसी महाजन से बेटा 24% इंटरेस्ट 24% वार्षिक ब्याज की दर पर 5500 रुपये उधार लेता है। फिर क्या करता है, वो इसी धन को 36% पर क्या करता है, अपने मित्र को दे देता है। बात समझना बेटा, कितना लेता है वो लेता है बेटा 5500 रुपये तो लेता है, लेकिन कंडीशन क्या है, वो जो मित्र है उसका वो लेता है साहूकार से यानी महाजन से 24% पर, ठीक है, लेकिन देता है बेटा वो 36% पर, ठीक है। और 2 वर्ष पश्चात क्या करता है, वो अपने मित्र से पैसा लेकर के महाजन को तो वापस कर देता है। फिर पूछा क्या गया, पूछा गया है कि उसे कितना लाभ प्राप्त होगा। इसका मतलब समझ रहे हैं, जो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट उसने ज़्यादा लगाई है अपने दोस्त को दिया है, वही उतना उसका फ़ायदा है। तो यहाँ पर इसके डिफरेंस कितना आ गया, 12% का डिफरेंस आ रहा है। यही 12% क्या होगा, 5500 रुपये का 2 साल का जो इंटरेस्ट होगा वही उसका फ़ायदा होगा। यानी फ़ायदे की बात जब आपने किया, जो इसका ब्याज आएगा 5500 रुपये का, किस रेट से, 12 के रेट से, 1 साल में वही क्या हो जाएगा, उसका फ़ायदा हो जाएगा। ये बात समझ रहे होंगे। ये आपका कैसे लोग बेटा 2 साल की बात करते हैं तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई आप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो गया क्या बेटा, देखो 12 पंचे 60, 0 हो गया, 12 पंचे 60, 6 66 हो गया बेटा, 2 से गुणा आप कर लेंगे तो 0 हो गया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, यानी बेटा 1320 रुपये आएगा। ऑप्शन डी इज राइट हो गया, ठीक। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए क्या है, पेंट की। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखो पेंट की कीमत है 120 रुपये प्रति केजी तथा 1 किलोग्राम पेंट से 25 वर्ग फीट की एरिया को पेंट किया जाता है, और प्रत्येक कमरा जो आपका है उसकी प्रत्येक भुजा 10 फीट की है, तो इसकी आंतरिक दीवार और छत को पेंट कराने में लागत क्या होगी, इस बात की आपको चर्चा करना है। देखो बेटा यहाँ जो कमरा दिया है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दिया है, 10 फीट दे रखा है, ठीक है। और जिस एरिया को कवर करना है, यानी कहने का मतलब पेंट करना है, अगर उसकी बात करते हैं तो चारों दीवारों को पेंट करना है और साथ ही साथ फर्श को भी पेंट करना है। तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा वो आप L + B × H लिखेंगे, और दीवार को क्या लिखेंगे, फर्श को क्या लिखेंगे, L × B। यानी आप छत की भी बात करते हो, छत वही है जितना ये फर्श का होता है, ठीक।
तो यहाँ पर अगर आप मान रखते हैं 2 है, ये 10 फीट है, ये भी आपका 10 फीट है, ये भी 10 फीट है, ये 10 × 10 है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो ये 2 हो गया, ये आपका 20 हो गया, × 10 हो गया, ये आपका क्या हो गया, 100 हो गया, ठीक। यहाँ से अगर आप बात करते हैं तो 400 + 100 हो गया, यानी 500 वर्ग फीट क्या हो गया आपका, ये वर्ग फीट आपका क्षेत्रफल हो गया, जिसको आपको क्या करना है, पेंटिंग करनी है। यहाँ से क्वेश्चन है आप कितने किलोग्राम पेंट लगेंगे, पहले आप उसकी चर्चा करेंगे। यानी क्या कहेंगे, आवश्यक पेंट की अगर बात करते हो, किसकी, आवश्यक पेंट की बात करते हैं तो 500 बटे क्या कर देंगे हम, 25 कर देंगे, तो ये क्या हो गया जाएगा 20 किलोग्राम पेंट की ज़रूरत होगी। और 1 किलोग्राम की कास्टिंग आपके पास है 120 रुपये, तो 20 × 120 रुपये पर केजी कर देंगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, ये 2400 रुपये आएगा। यही 2400 रुपये आपका क्या हो गया, टोटल पेंट की कीमत आ जाएगी पेंट को कराने में, ठीक है। फर्श को और साथ ही साथ दीवार को पेंट कराने में जो कास्टिंग आएगी वो कितनी आ जाएगी, 24 रुपये, ठीक है। बस आज के मॉडल पेपर में इतना ही, जल्द ही हम मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। ओके, जय हिंद बच्चों एंड वेलकम टू मेजर कलसी क्लासेस। मैं विजय शंकर मौर्य आज आपके लिए लेकर के आया हूँ मैथ्स का मॉडल पेपर। ओके, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा क्या है, विच इज डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 8x³, यानी निम्नलिखित में से कौन सा गुणांक है, कौन सा अवकल गुणांक है किसका, 8x³। आप बोलोगे सर 8x³ का हमें अवकल गुणांक निकालना है, तो आपने बच्चों एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, d/dx x के पावर n। क्या होता है फॉर्मूला, फटाफट बोलिएगा, n(x⁻n−1). इसी का यहाँ यूज करना है। तो इसका अवकल गुणांक निकालना x के सापेक्ष, तो आप बोलोगे सर 8। यहाँ पे देखिए जो घात है ये सामने आ जाएगा n, x⁻n−1, 3 - 1। तो ये देखिए 8 × 3 = 24 हो जाएगा और 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2। तो 24x², ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों मूव करते हैं फटाफट। तो आप लोग कॉन्फिडेंट होकर के अच्छे से एग्जाम देंगे, तो बहुत ज़्यादा ऐसा कोई लेवल नहीं है क्वेश्चन का कि आपको टाइम लगे। थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहें और क्वेश्चन को खटाखट क्या करें, ठोक दें। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, सेम टाइप का क्वेश्चन है किसका, x × √x। आपको पता है बच्चों √x को लिख सकते हैं x⁻1/2, तो x × x⁻1/2, राइट है। यहाँ पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा। आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा है a के पावर m × a के पावर n, a के पावर m + n, यानी x के पावर 1 + 1/2। आधार समान होता है तो घात जुड़ जाता है। तो यहाँ से देखिए आपको मिल जाएगा 2 × 1 = 2 + 1 3/2। अब इसका क्या करना है, अवकल गुणांक निकालना है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो d/dx लिख दिया। यही फॉर्मूला फिर से पिछला वाला यूज करेंगे, n x⁻n−1, इट मीन्स 3/2 - 1। आप जितना फास्ट कर सकते हैं आप आराम से करें फास्ट, ठीक है। चलिए तो यहाँ आप देखिएगा 3/2 x पावर 2 × 1 = 2, 3 - 2 यानी 1/2। अब आप बोलोगे सर 1/2 को फिर से रूट में लिख दीजिएगा, तो ये दिखेगा 3/2 √x, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट। तो क्वेश्चन का जो लेवल होता है बच्चों मीडियम होता है, आप ऐसा समझ सकते हो। आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो, कॉन्फिडेंट रहो, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो छूट जाएगा। आप सभी के सभी क्वेश्चन को क्या करोगे, ठोक के आओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं बच्चों। ये देखिएगा आपका है व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है, किस कर्व के लिए, तो आप बोलोगे सर y = क्या दे रखा है, 3x² - 4। किस पॉइंट पे करना है, x = 2 पे, कुछ नहीं करना है, खटाखट इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए, तो आप बोलोगे सर d/dxy। अब आपको यहाँ से करोगे तो बोलोगे सर n बोले तो 2x⁻2 - 1, और कांस्टेंट टर्म अचर पद का अवकलन क्या होता है, 0, यानी -0।
तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6 x पावर 2 माइनस 1 1। अब आप बोलोगे सर किस बिंदु पे निकालना है, तो यहाँ से देखिए आपको निकालना x इक्वल्स टू 2 पे, तो dy ओवर dx एट x इक्वल्स टू 2 6 इंटू 2 यानी आ जाएगा 12। तो यहाँ पे जो ढाल है प्रवणता है वही dy अपॉन dx होता है। किस बिंदु पे निकालना है, x बराबर 2 पे निकालना है, तो कितना आ गया 12, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ओके चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपन क्वेश्चन पे बच्चों। अब देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन, ये हमारा इंटीग्रेशन से अनिश्चित समाकलन। आपको क्या करना है, ये देखिएगा दिया गया है x पावर x प्लस 1, तो जैसा नीचे है वैसा ऊपर बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिएगा dx आप एक जोड़िए एक घटा दीजिए, तो x प्लस 1 माइनस 1 अपान में कितना x प्लस 1, इसको अलग अलग कर लीजिए। तो आप बोलोगे सर x प्लस 1 अपान x प्लस 1 dx, चलिए यहाँ डायरेक्ट सेपरेट कर लेते हैं, 1 अपान x प्लस 1 dx। ये देखो खच्चा कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पे 1 dx, सही है ना, माइनस इसको अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, तो 1 अपान x प्लस 1 dx। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ये पूरा स्टेप कर रहा हूँ, आप चाहो तो स्टेप को शॉर्ट कर सकते हो। तो बोलोगे सर 1 का x के रिस्पेक्ट में x होगा, माइनस 1 अपान लीनियर, तो आपको पता है ये क्या होगा, log x प्लस 1, ओके, और प्लस कांस्टेंट c, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं अपन बच्चों। तो ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये भी इंटीग्रेशन से है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अनिश्चित समाकलन। दे रखा है tan स्क्वायर x, तो आप बोलोगे सर बचपन में हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि सेक स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर x, क्यों, आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 को इधर बुला लीजिएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना, tan स्क्वायर थीटा। तो यही यूज करना है अपने को, देखिएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो tan स्क्वायर थीटा को बोलोगे सर इसे लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और क्या डी थीटा। तो यहाँ पे थीटा नहीं है, क्या है, x दे रखा है, तो जहाँ जहाँ आप थीटा का यूज कर रहे हैं वहाँ क्या करिए, x कर लीजिए, तो सेक स्क्वायर x माइनस 1 डी एक्स, सही है। अब आप बोलोगे सर tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन यानी समाकलन क्या होता है, tan x 1 का x के रिस्पेक्ट में x और प्लस का क्या c। तो ये देखिएगा tan x माइनस x प्लस c, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखिएगा ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन निश्चित समाकलन से है। देखिएगा क्या दे रखा है, 0 से π/4 cos स्क्वायर x। अब इसको समाकलन करने के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड। तो एक फॉर्मूला यूज करते हैं, आपने पढ़ा है cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 को इधर बुला लीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा, राइट। अब देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा प्लस 1, तो ये देखिएगा 1/2 यहाँ से बाहर ले लीजिएगा, 0 से क्या π/4, अंदर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर cos 2x प्लस 1 और क्या dx। चलिए इसका समाकलन करते हैं अपन। तो cos का साइन होता है, तो आप बोलोगे सर sin 2x अपान x का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ x 2 और 1 का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा x। तो ये देखिए हो जाएगा 0 से π/4। अब चलिए यहाँ से हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो ये देखिएगा 1/2। आप बोलोगे सर जब π/4 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, π/2 sin 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1,
तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो ये देखिएगा 1/2 प्लस यहाँ x के प्लेस पे क्या रखोगे π/4। जब आप -0 करोगे तो साइन 0 भी 0 होगा और ये 0, तो कोई मीनिंग नहीं आएगा। तो 1/2 को अंदर भेज दो, 1/4 प्लस π/8। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? तो 1/2 हाँ 1/4 प्लस π/8 यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। तो आपको पता है आपको किसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का। यहाँ देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। आप बोलोगे सर 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, यानी ये हो जाएगा साइन 2 थीटा अपान 2। अब आप क्या जानते हो, आप ये जानते हो बच्चों साइन 2 थीटा का जो मान होगा वह 1 के बराबर 1 से कम होगा, -1 के बराबर -1 से ज़्यादा होगा। तो 2 से डिवाइड करना है तो 2 से डिवाइड कर दो। तो ये देखिएगा लेस दैन इक्वल्स टू साइन 2 थीटा अपान 2 लेस दैन इक्वल्स टू 1/2। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, ये अधिकतम मान पूछा गया क्या हो जाएगा 1/2। ओके, चलिए नेक्स्ट पे अपन प्रोसीड करते हैं बच्चों। देखिएगा क्या है क्वेश्चन, दे रखा है 2 प्लस रूट में, यहाँ देखो 2 कॉमन ले लो। तो आप बोलोगे सर जब 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस देखिएगा क्या cos 4 थीटा, क्या बचेगा 1 प्लस cos 4 थीटा। तो यहाँ पे देखिएगा कितना आ जाएगा 2 प्लस रूट ऑफ यहाँ पे 2 cos 4 थीटा का फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर, इस एंगल का हाफ 2 थीटा -1। ठीक है, तो यहाँ देखो 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 बाहर आकर के 2 बन जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये 2 प्लस 2 cos स्क्वायर 2 थीटा बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा cos 2 थीटा। ओके, अगेन इन दोनों से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है 2 कॉमन है। तो यहाँ से देखिएगा बच्चों 1 प्लस क्या बचेगा cos 2 थीटा। आप चाहो तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्या करते आप बोलोगे सर फिर से मॉडल फार्मूला लगा दीजिएगा, तो ये यूज कर दीजिएगा 2 cos स्क्वायर इस एंगल का हाफ थीटा -1 1 1 स्वाहा 2 2 जा 4 बाहर आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाहर आके cos थीटा, देखिएगा 2 cos थीटा आपका आंसर हो जाएगा। सही है, मैंने बोला यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप ज़्यादा इसलिए किए हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिएगा क्या होगा, ये देखिएगा व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ए काइट। मान लीजिए आप पतंग उड़ा रहे हैं, ये आपकी पतंग है, ये आपका ज़मीन है, और यहाँ से देखिए आपको दे रखा है वर्टिकल हाइट, ज़मीन से जो वर्टिकल हाइट है AB आपकी पतंग है और BC इसकी वर्टिकल हाइट है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है 75 मीटर, और एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री। पूछ रहा है ये जो काइट का स्ट्रिंग है, पतंग के जो धागे हैं उसकी लंबाई निकालिए, यानी ये निकालना है। तो आप बोलोगे सर लंब पता है, कर्ण निकालना है तो साइन थीटा यूज करो। तो आप बोलोगे सर साइन 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 75 अपॉन x। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 75 अपॉन x क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको 1 इंटू एक्स, एक्स इक्वल्स टू 75 इंटू 2 आप बोलोगे सर 150। तो ये देखिए आपको क्या मिल जाएगा 150 मीटर, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो सोच सकते हो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। बी कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंट रहो और क्वेश्चन को ठोक करके जरूर आइएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। ये देखिएगा आपसे बोला गया दी ऑब्ट्यूस एंगल बिटवीन दी स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस। तो पहले स्ट्रेट लाइन, पहले सरल रेखा का जो प्रवणता होगा, स्लोप होगा -x का गुणांक बटे y का गुणांक, तो ये हो जाएगा -3/1।
m2 बोले तो माइनस एक्स का गुणांक बटे y का गुणांक हो जाएगा -1/2। आपको पता है इनके बीच का जो एंगल होता है तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2। याद है ना ये फॉर्मूला, बस इसी का बेहतरीन यूज करना है। तो m1 बोले तो -3, m2 बोले तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस 1/2 1 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 इंटू 1/2 3/2। चलिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। 3 2 जा 6 -6 प्लस 1 तो -5/2 डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2 प्लस 3 5 बाई क्या 2। तो आप बोलोगे सर 5/2 से 5/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा प्लस का 1, लेकिन जब मॉड से हटाओगे तो प्लस माइनस 1 लिखोगे। ऑब्ट्यूस एंगल पूछा जा रहा है तो -1, तो यानी यहाँ से देखिए आपको मिल जाएगा अधिक कोण के लिए -1 लोगे, और आपको पता है -1 किसका मान होता है tan में 135 डिग्री 135 अंश का मान। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों फटाफट। ये देखिएगा क्वेश्चन क्या, 2 डाइस थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट, डबलेट का मतलब 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, 5 5 आ जाए, 6 6 आ जाए। यानी जो फेवरेबल इवेंट्स हैं आप बोलोगे सर क्या आ जाए, 1 1 आ जाए, इसी को डबलेट बोलते हैं, 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, और क्या आ सकता है 4 4 आ सकता है, फिर बोलिएगा 5 5, फिर क्या 6 6। इससे ज़्यादा कोई डबलेट आ सकता है क्या पासे पर? नहीं आ सकता है। और आपको पता है 2 पासे को फेंका जा रहा है तो टोटल सैंपल स्पेस समष्टि समुच्चय 36 हो जाएगा, और फेवरेबल इवेंट्स अनुकूल परिणामों की संख्या 6, तो 6 से आके 36, आंसर 1/6 कहीं दिखाई दे रहा हो तो ठोक दीजिए, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग प्रोसीड करते हैं। ये देखिएगा आपको क्या दे रखा, दी वेरिएंस, ठीक है, अनसिस्टमैटिक टेबल इज सिग्मा स्क्वायर, जो वेरिएंस दे रखा है यानी प्रसरण वो आपको सिग्मा स्क्वायर दे रखा है। अगर हम प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में n से गुणा करते हैं तो नया वेरिएंस क्या होगा, याद रखना, अगर हम नया वेरिएंस निकालें और प्रत्येक में n से मल्टीप्लाई करें तो ये देखिए होगा उसी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिससे मल्टीप्लाई करोगे तो n स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप समझ सकते हो, लेकिन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये देखिएगा 13 मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। आपको पता है 2 अवयव बराबर कब होंगे, जब उनके संगत अवयव बराबर हैं, आर्डर यानी इनका क्रम समान है। तो आप बोलोगे सर 2x + y किसके बराबर होना चाहिए, 5 के बराबर होना चाहिए। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अगला देखिएगा x + 2y किसके बराबर होना चाहिए, इज इक्वल्स टू 3, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को हल करना है। जब आप दोनों को हल करोगे, चाहे x का गुणांक बराबर कर लो चाहे y का, चलो x का बराबर कर लेते, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x + 4y और 3 2 जा 6, इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाइड बाई 2। इससे इसे घटा दो तो 2x माइनस 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 2x माइनस 2x कैंसल आउट, 4y माइनस वाई आप बोलोगे सर 3y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 5 1, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/3। तो y इक्वल्स टू 1/3 अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो एक ही ऑप्शन में है, और चाहे y का मान यहाँ पे रख करके x भी निकाल सकते हो, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों अपन। ये देखिए लिमिट का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ बाइनोमियल लगाना होगा। देखिएगा क्या हो जाएगा, लिमिट x विल टेंड्स टू 0 2 पावर x माइनस 1। आपको पता है 1 + x के पावर n का जो बाइनोमियल होता है 1 + x के पावर n 1 + nx, बस यहीं तक यूज करना है।
तो आप बोलोगे सर ये 1 प्लस एन एक्स, एन बोले तो 1/2x और माइनस क्या 1, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसल आउट। ये देखो 2 फ्रंट पे चला जाएगा तो 2 को बाहर ले लेते हैं। लिमिट x विल टेंड्स टू 0, 2 पावर x माइनस 1 अपॉन x। ये फॉर्मूला होता है a पावर x माइनस 1 अपॉन x लॉग a बेस c, तो ये देखिए हो जाएगा 2 लॉग a मतलब बेस कितना 2। यही देखिए आपका आंसर हो जाएगा, यानी 2 log 2 ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अब हम लोग प्रोसीड करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, बोलते हैं ना अंत भला तो सब भला। चलिए हम लोग इसका फाइनली एंड कर लेते हैं। ये देखिएगा, और ये हमारा जो है सततता कंटिन्यूटी पर क्वेश्चन है, और आपको पता है कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तब होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन के मान के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे कोई भी दो लेकर के हल कर लो, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन ले लेते हैं और राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं। तो जब राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो यहाँ से निकालोगे, तो x का मान सीधा 2 रखो, तो जो राइट हैंड लिमिट होगी वो हो जाएगी 2 2 जा 4 प्लस लैम्डा। ध्यान दीजिएगा x की वैल्यू 2, राइट हैंड लिमिट के लिए 2 2 जा 4 प्लस लैम्डा। वैल्यू ऑफ फंक्शन x का मान 2 रखो, 3 2 जा 6 माइनस 4, आप बोलोगे सर 2 हो जाएगा। तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 4, यानी लैम्डा इक्वल्स टू -2। देखिए ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है क्या, लैम्डा इक्वल्स टू -2, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके बच्चों, तो आपने देखा यहाँ पे हमने 15 क्वेश्चन किया, और आप चाहो तो बहुत ही कम टाइम में कर सकते हो। ओके तो चलिए, जय हिंद स्टूडेंट, मेजर कलसी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आइए अपने डिफेंस और सपने को साकार करने के लिए एक मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला प्रश्न हमारे आंखों के सामने ये दिया हुआ है कि 2 विद्यार्थियों ने गुरुत्व के मान की प्रायोगिक रूप से गणना की है। एक ने 9.74 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाला, दूसरे व्यक्ति ने 9.34 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाला। तो कौन ज़्यादा सही है? तो हमें जैसे पता होता है कि जो गुरुत्व त्वरण का मान होता है वो लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये हम जानते हैं। तो अगर ये लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है तो सबसे नज़दीक कौन जा रहा है हमारा बेटा? सबसे नज़दीक हमारा कैपिटल ए जा रहा है, यानी ये सही है, तो ए अधिक सही होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा। अगला प्रश्न ये दिया हुआ है, यदि कण कुछ समय के लिए गतिमान है तो निम्नलिखित में से कौन शून्य हो सकता है? यदि कण कुछ समय के लिए अगर गतिमान है तो पहली बात तो दूरी तो जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, अगर दूरी जीरो नहीं हो सकती तो स्पीड भी जीरो नहीं हो सकती, यानी चाल भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है। ठीक है, तो यानी क्या जीरो होने की संभावना होती है? हमारे विस्थापन जीरो होने यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसका आंसर ए पार्ट होगा। आगे बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा देखिए। एक साइकिल सवार साइकिल चलाते समय किसके कारण नहीं गिरता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण कारण, लीनियर मोमेंटम, कोणीय संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऊर्जा संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनमें से कोई नन ऑफ दिस। तो अगर एक साइकिलिस्ट राइडर डज नॉट फॉल एट द टाइम ऑफ राइडिंग ओनली ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये कोणीय संवेग के संरक्षण कारण बिल्कुल भी नहीं गिरता है। इसका आंसर आ जाएगा बी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है बेटा, द एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इन एसआई यूनिट इज अबाउट। तो कितनी ग्रेविटी की वैल्यू होती है अर्थ की सरफेस पे? लगभग होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, किसी पानी से भरे हुए बीकर में एक बर्फ का घन तैर रहा है, तो जब बर्फ पिघल जाती है तो बीकर में पानी की सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि अगर एक बर्फ का टुकड़ा एक बीकर पे तैर रहा है और बर्फ अगर पूरी पिघल जाएगी तो जो पानी का होगा वो ऊपर उठ जाएगा, कि उसकी कमी आ जाएगी ऊंचाई में, कि लगभग वही रहेगा। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? अपरिवर्तित रहेगा, बी पार्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर रहे हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? अवरक्त किरणों के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, क्योंकि हम ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पैराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें और गामा किरणें, इसके प्रभाव के कारण कुछ नहीं होता है, सिर्फ अवरक्त किरणों के कारण यानी इंफ्रारेड रेज के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ठीक है, इसका आंसर आएगा बेटा सी, डी पार्ट।
द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम वॉच डिपेंड्स ऑन द मास, डिपेंड्स ऑन द लेंथ, डिपेंड्स ऑन द टाइम, कि डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। देखिए टाइम पीरियड जो होता है सिंपल पेंडुलम का वो होता है T बराबर अंडर रूट ऑफ 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी। देखिए यहाँ पर कहीं पर भी द्रव्यमान नहीं है सूत्र में, तापमान भी नहीं, टेम्परेचर भी नहीं, तो टाइम पीरियड लगभग किस पे डिपेंडेंट होता है, उसकी लंबाई पे यानी L पर। तो इसका सही आंसर आएगा बेटा बी पार्ट। ठीक है, एक मोटे दर्पण द्वारा किसी वस्तु के कुछ प्रतिबिंब बनते हैं, तो कौन सा प्रतिबिंब सबसे अधिक चमकीला होगा। ठीक है, अ थिक मिरर प्रोड्यूसेस अ नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, विच इमेज इज द मोर ब्राइटेस्ट। ओके, ऑप्शन से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आखिरी। तो उसका सही आंसर, अगर एक मोटे दर्पण से बहुत सारे प्रतिबिंब यानी इमेज हमारे क्रिएट होते हैं, जो उसका सेकंड इमेज होता है वो सबसे अधिक चमकीला पाया जाता है, सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट पाया जाता है, तो इसका आंसर आएगा बेटा बी पार्ट। ऑलराइट, अगला प्रश्न दे रखा है, एक पिंड को ऋणात्मक आवेश दिया जाता है तो ये बताता है कि इसमें कुछ प्रोटॉन खो दिए हैं, कि कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर से ग्रहण कर लिए हैं, किसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन खो दिए हैं, या इनमें से कोई नहीं होगा। अगर कोई भी पिंड नेगेटिव चार्ज उस पर आ जाता है, ऋणात्मक आवेश आता है, तो इसका अर्थ ये होता है कि उसने बाहर से इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं और उसका द्रव्यमान भी पहले से अधिक हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा बी पार्ट। अगर उस पर धनात्मक आवेश आता है यानी पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को वो पहले से लूज कर देता है। ठीक है, तो उसमें पूछा गया था ऋणात्मक आवेश का, तो आंसर कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर से उसने ग्रहण कर लिए हैं। विरोधी विभव किस पर निर्भर करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ऑन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, या ए और बी दोनों, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति पे। ठीक है, तो जब भी अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा डिपेंडेंट करता है तरंग दैर्घ्य पर। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि गैस सिलेंडर में गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन का, कार्बन का, कि एथाइल मरकैप्टन का, कि एथेनॉल का। तो गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए हम लोग एथाइल मरकैप्टन का यूज करते हैं, तो इसका आंसर आएगा बेटा। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग 2 अर्धायु में क्षय हो जाता है, मतलब 2 अर्धायु में क्षय हो रहा है, कितना भाग डिसइंटीग्रेट हो जाएगा हमें ये बताना। तो ये सूत्र हम जानते हैं, n इक्वल टू n नॉट इंटू 1/2 की पावर n। n होता है नंबर ऑफ अर्धायु, नंबर ऑफ हाफ लाइफ होता है। जब पहली हाफ लाइफ जाएगी तो n कितना होगा बेटा, n नॉट बाई 2 बनेगा। ठीक है, जब दूसरी हाफ लाइफ जाएगी यानी n डैश, इतना बचा हुआ है, तो क्या आएगा n इंटू 1/2 की पावर, फिर से 1 कर देंगे, दूसरी हाफ लाइफ यहाँ पे n नॉट पुट करेंगे, तो कितना आ जाएगा बेटा n नॉट बाई 4। इतना पदार्थ बच जाता है, तो यानी कितना चला जाएगा, उसका 3/4 भाग चला जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा बेटा लास्ट पार्ट। कार्य की इकाई है, तो हम सबको पता होता है बेटा कार्य की इकाई क्या होती है, जूल होती है। ये पार्ट होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन से समय की इकाई नहीं है, लीप वर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। देखिए लीप वर्ष, चंद्रमा, प्रकाश उसकी इकाई होती है, समय की होती है, लेकिन जो प्रकाश वर्ष होती है, जो उसकी यूनिट होती है, वो हमारी मीटर में होती है, तो हमारी यूनिट समय की नहीं होगी, वो हमारा होगा सी पार्ट। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कैंडेला की इकाई है, कैंडेला इज द यूनिट ऑफ ज्योति फ्लक्स की, ज्योति प्रभाव की, ज्योति दाब की ज्योति तीव्रता की। कैंडेला इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडेला होती है। ठीक है, तो बेटा मैं आशा करता हूँ कि पेपर आपके लिए बहुत लाभदायी होगा। धन्यवाद। अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कल्सी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कल्सी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com।